फाइनली इतने ज्यादा डीले, कंट्रोवर्सीज और हाइप क्रिएट करने के बाद द फ्लैश अब रिलीज हो चुकी है। और जिस तरह इसे मार्केट किया गया था एज वन ऑफ द बेस्ट डीसी मूवी, क्या ये एक्चुअली में है? बात करेंगे इसी चीज के ऊपर। साथ ही में वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर मैं मूवी का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूं तो ये मूवी सेटअप करती है एक नई यूनिवर्स को। इसका मतलब जो पुराना यूनिवर्स था इसे ये पूरी तरीके से रिबूट कर देती है, और अब जो जेम्स गन नया यूनिवर्स बनाने जा रहे हैं उसकी ये शुरुआत है। इस मूवी को एंडी मशेडी ने डायरेक्ट किया है, जो अपनी हॉरर मूवीज के लिए जाने जाते हैं, और साथ ही में ये मूवी बेस्ड द फ्लैश पॉइंट नाम के कॉमिक बुक सीरीज पर। और अगर तुम जानने आए हो कि ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, तो अभी के अभी ये वीडियो बंद करके जाके मूवी देख कर आओ। ये डीसी की दी बेस्ट तो नहीं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से जरूर है। अब बात करते हैं स्पॉयलर्स की, यानी स्टोरी की, जो इस मूवी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और स्टोरी का बेस तो हमें ट्रेलर वगैरह देखकर ही पता चल गया था कि किस तरह बैरी एलन अपनी स्पीड फोर्स की पावर की मदद से टाइम ट्रैवल करके अपनी माँ की मौत को प्रिवेंट करने की कोशिश करे। लेकिन ऐसा करते वक्त बहुत सारे भयंकर कांड होंगे, क्योंकि मल्टीवर्स से खेलना कोई मजाक नहीं है। और साथ ही में इस मूवी में हमें एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, जिसका नाम है इन्वेंटेबल इंटरसेक्शंस, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे याद रखना, क्योंकि एंड में स्टोरी इसी से कनेक्ट होती है। और एक कॉन्सेप्ट ना काइंड ऑफ सिमिलर है कैनन इवेंट से, जिसके बारे में तुम्हें पता होगा अगर तुमने हाल ही में आई स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स देखी होगी तो। और द फ्लैश में ये इवेंट और कुछ नहीं बल्कि बैरी की माँ का मरना है, जिसे बैरी टाइम ट्रैवल करके चेंज करने जाता है, लेकिन वो उसी यूनिवर्स में जाके फंस जाता है जिसमें उसकी माँ जिंदा है, और उस यूनिवर्स का बैरी 18 साल का लौंडा है। और कंफ्यूजन ना हो इसलिए जो हमारा नॉर्मल बैरी है, जो टाइम ट्रैवल करके दूसरे यूनिवर्स में गया है, उसे हम नाम देंगे बैरी 1। और जो दूसरा बैरी है जो 18 साल का है, उसे हम नाम देंगे बैरी 69। ऑब्वियसली मजाक था, हम उसे बैरी 2 नाम देंगे। तो बैरी 1 को जब पता चलता है कि जिस दिन वो उस यूनिवर्स में गया है उसी दिन बैरी 2 को अपनी पावर्स मिलने वाली है, तो अब ये दोनों उसी स्पेसिफिक जगह पर जाते हैं जहां पर बैरी 1 को पावर्स मिली थी, जहां पर बैरी पर एक लाइटनिंग स्ट्रक होती है और कुछ केमिकल के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से उसे पावर मिलती है। और इन सब चक्करों में बैरी 2 को अपनी पावर मिल तो जाती है, लेकिन अब बैरी 1 की पावर चली जाती है। और फिर काफी सारी चीजें होती है जो बहुत ज्यादा फनी है, और कुछ तो इनमें से एजरा मिलर की रियल लाइफ पर्सनैलिटी से भी मिलती है। जहां पर मैंने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल नोटिस की कि बैरी के घर में हनुमान जी का पोस्टर लगा हुआ है, और साथ ही में एक छोटा मोटा वंडर वुमन का कैमियो भी है। तो हाँ, फिर हमें मैन ऑफ स्टील की टाइमलाइन से जनरल जॉर्ड देखने को मिलता है, जो फिर से अर्थ पर अटैक कर रहा है और उसे अगला क्रिप्टोनियन बनाने जा रहा है। और इन सब चीजों से हमें सिर्फ एक ही क्रिप्टोनियन बचा सकता है, द सिंबल ऑफ होप, सुपरमैन। नहीं, गलत, इसमें बात हो रही है कारा जोर एल की, यानी सुपर गर्ल, क्योंकि इस टाइमलाइन में सुपरमैन कभी अर्थ तक पहुंचा ही नहीं, और सुपर गर्ल को रशिया की किसी सीक्रेट फैसिलिटी में बंद करके रखा हुआ है, जिसे ढूंढने के लिए बैरी मदद लेता है वर्ल्ड्स बेस्ट डिटेक्टिव द बैटमैन की, जो इस यूनिवर्स में माइकल कीटन है। और 71 की एज में भी इन्होंने इतना ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है इस मूवी में। फिर बैरी 1 जानबूझ के अपने ऊपर लाइटनिंग स्ट्रक करवाता है, जिससे उसे अपनी पावर फिर से मिल जाती है। उसके बाद हमें देखने मिलता है एक घमासान युद्ध जनरल जॉर्ड और फिर हमारे अपने करण अर्जुन, नहीं यार, दोनों बैरी एलन, सुपर गर्ल और द बैटमैन के बीच में। अब ये फाइट सीक्वेंस ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें लड़ते वक्त माइकल कीटन का बैटमैन और कारा एल की सुपर गर्ल दोनों के दोनों मारे जाते हैं। लेकिन बैरी को अभी भी समझ नहीं आया है, वो फिर से टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाता है, इन दोनों को जिंदा करता है, लेकिन ये कितनी भी ज्यादा कोशिश कर ले, दोनों के दोनों एंड में मारे ही जाते हैं। और फिर आता है मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, जहां पर इन्हें पता चलता है इन्वेंटेबल इंटरसेक्शंस के बारे में, जहां पर हमें देखने मिलते हैं अभी तक के सारे सुपरमैन और बैटमैन के वर्ल्ड्स एक दूसरे से कोलाइड होकर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और ये सब होता है बैरी 2 के डेस्परेशन में इतनी ज्यादा बार टाइम ट्रैवल करने की वजह से। लेकिन वहीं पर बैरी 1 को पता चल जाता है कि इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, वो कुछ अच्छा तो नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ज्यादा नुकसान ही कर रहे हैं। और क्या मैंने बताया कि ये मूवी का ह्यूमर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और फिर उसी बीच कुछ ऐसे सिचुएशंस आती है कि बैरी 2 को अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ता है ताकि वो फिर से सारी टाइमलाइन को सही कर सके। और फिर बैरी 1 को भी समझ आ जाता है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं हो, उनसे बैठकर लड़ने की जगह हमें उन्हें बस एक्सेप्ट करना होता है। जहां पर ब्रूस वेन का एक डायलॉग काफी ज्यादा अच्छे से हिट करता है कि दिस कार वी हैव मेक्स अस हु वी आर, वी आर नॉट मेंट टू गो बैक एंड फिक्स देम। एंड में बैरी 1 एक आखिरी बार अपनी माँ से मिलता है, और जो चीज उसने बदली थी अपनी माँ को बचाने के लिए,
उसे फिर से पहले जैसा कर देता है। लेकिन इसी बीच वो अपने पिता को बचा लेता है, जिन पर झूठा इल्जाम लगा था कि उन्होंने बैरी की माँ को मारा है। और क्योंकि बैरी ने फिर से कुछ चेंजेस किए हैं टाइमलाइन में अपने पिता को बचाने के लिए, उसे इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस तो झेलने पड़ेंगे। जहां पर हमें देखने मिलता है कि जब ब्रूस वेन गाड़ी से उतर के बैरी को मिलने जाता है, वो ब्रूस वेन और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज क्लूनी का बैटमैन होता है, जिन्होंने पुराने टाइम में बैटमैन की एक मूवी की थी जिसे काफी ज्यादा हेट मिला था, जिसे देखकर बैरी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसने एक बार फिर से गड़बड़ कर दी है। और बस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन जरूर है जिसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसे बस एज अ जोक ही ऐड कर दिया गया है, जिसमें हमें देखने मिलता है कि बैरी एलन और आर्थर यानी एक्वामैन एक सुपर मरमेड दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो ये थी पूरी मूवी की स्टोरी, जिसे मैंने एकदम ज्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश नहीं की है, वरना वीडियो एक्चुअली में काफी ज्यादा लंबा हो जाता। अब हम बात करते हैं मूवी के कुछ पॉजिटिव्स की। जैसे मैंने पहले बताया कि इस मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आगे की मूवीज के लिए। और साथ ही में एंडी मुschietti का डायरेक्शन काफी ज्यादा बढ़िया था। स्पेशली जिस तरह उन्होंने बैटमैन वाले सीक्वेंस को डायरेक्ट किया है, वो काफी ज्यादा मजा आता है देखने में। और ऐसा मुझे लगता है कि जेम्स गन की जो द बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड आने वाली है, अगर उसे एंडी मुschietti डायरेक्ट करेंगे तो वो काफी ज्यादा अच्छा डिसीजन रहेगा। फिर बात करें हम एजरा मिलर की एक्टिंग की, तो वो टॉप नॉच है। दो अलग बैरी के रोल प्ले करना और हमें एक्चुअली में फील करवाना कि वो दो अलग अलग बैरी है, वो काफी ज्यादा शानदार तरीके से पुल ऑफ किया है। मूवी में तुम बैरी एलन से काफी ज्यादा इमोशनली कनेक्ट कर जाते हो और मूवी इमोशनली काफी ज्यादा अच्छे से हिट भी करती है। फिर क्या मैंने बताया कि ये मूवी एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा फनी है। और फिर साथ ही में जिस तरह से इन्होंने वो टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को दिखाया है, वो देखने में काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग और अलग है। मूवी की बस एक छोटी सी बात खटकती है, वो इसके VFX और CGI जो और ज्यादा बेटर हो सकते थे। देखते टाइम तुम्हें पता चल जाता है कि ये इतना क्लियर नहीं है या फिर यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा कर दिया है इन लोगों ने। इन शॉर्ट मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी भी है। जिस तरीके से इसे मार्केट किया गया था कि ये DC की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, मेरे लिए ऐसा नहीं है। मेरे लिए अभी भी द डार्क नाइट और जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग इससे कहीं ज्यादा ऊपर है। लेकिन ये मूवी भी बुरी नहीं है, बल्कि ये अपने हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी मूवी है। बस प्रॉब्लम इतनी है कि इन लोगों ने इस मूवी को कुछ ज्यादा ही हाइप कर दिया था। बस फिर आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमने ये मूवी देख ली है तो मुझे बताना कि ये मूवी तुम्हें कैसी लगी, और अगर तुम्हें ये वीडियो और कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुम्हें 5 बेहतरीन माइंड बेंडिंग मूवीज देखनी है तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए